नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोजाना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो रोजाना आपको प्रैक्टिस सेट लेना है। आपके एग्जाम तक काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। रोज आपको प्रैक्टिस सेट लेना है। जीएस के छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं एसएससी रेलवे के दोस्तों। तो आपको बस प्रैक्टिस सेट लेते चलना है दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट 12 होने जा रहा है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट से हमारी प्रैक्टिस होती रहती है, तो ये है कि जीएस में मिक्स क्वेश्चन करते हैं, तो हमको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। इससे हमारा रिवीजन भी होता रहता है। तो बस आपको प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहना है। क्वेश्चन हम जो करा रहे हैं, बस आपको जुड़े रहना। चैनल को आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिए दोस्तों। आपके लिए नई मुहिम चालू करिए, आप ही के लिए चैनल खोला गया, आप ही लोग का चैनल है, तो आप ही लोग को बड़ा करना है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? आप कहेंगे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? आप कहेंगे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। पूछा जाएगा आपसे, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? आप कहेंगे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी व अंग्रेजी के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 था, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वोच्च न्यायालय में किस न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी व अंग्रेजी। 2 बार क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा, 1 बार आप रिपीट करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाएगा, वीडियो में आपको रिवाइज हो जाएगा। बस आपको रिवाइज करना है दोस्तों। रिवाइज आपको बस 1 बार करना है। एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। पूरा आपका प्रैक्टिस सेट 1 बार में रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में न्यायपालिका कैसी है? भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। पूछा जाएगा भारत में न्यायपालिका कैसी है? भारत की न्यायपालिका कैसी है? तो आप बोलेंगे भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? भारत में न्यायपालिका का जो है सो स्वरूप कैसा है? आप कहेंगे एकीकृत है। पूछा जाएगा भारत की न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो आप बोलेंगे एकीकृत है। भारत की न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? बोलेंगे एकीकृत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत के उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति हों या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? इन दोनों के मामले, भारत के उपराष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में कोई भी अगर विवाद हो जाता है, भारत के राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, 1 मिनट, भारत के राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, इनके निर्वाचन के मामले में कोई विवाद हो जाता है तो किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो आप कहेंगे भारत के उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। किसको प्रस्तुत किया जाएगा? तो ये मामला जो है किसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा? भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो ये मामला जो है किसको प्रस्तुत किया जाएगा? आप कहेंगे भारत के उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसके परामर्श लेता है? राष्ट्रपति जो है कानूनी मामलों में किससे परामर्श लेता है? आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। राष्ट्रपति जो है कानूनी मामलों में किससे परामर्श लेता है? आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया। अनुच्छेद 143 के अंदर उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। किससे न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार प्राप्त है। किसे न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार प्राप्त है। किसे? उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्र अधिकार है? ये प्रारंभिक अधिकार है। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्र अधिकार है? आप कहेंगे प्रारंभिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं आप। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? आप कहेंगे निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा
जो प्रलेख है ये जारी नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? आप कहेंगे निषेधाज्ञा ये प्रलेख जारी नहीं कर सकता सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श परमादेश किसे जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? आप कहेंगे किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। किस न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है? किस न्यायालय द्वारा लाभ का पद जो है परिभाषित हुआ है, वो किस न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है? आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये पद परिभाषित हुआ है। किस न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये पद परिभाषित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? वो अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना घोषणा किस मामले में की थी? आप कहेंगे केशवानंद भारती मामले में करती। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? आप कहेंगे केशवानंद भारती मामले में की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? आप कहेंगे चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? आप कहेंगे चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पूछा जाएगा कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? आप कहेंगे चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 असहयोग आंदोलन के साथ में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चलाया गया था? असहयोग आंदोलन के साथ में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चलाया गया था? आप बोलेंगे खिलाफत आंदोलन साथ में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 हाल ही में एक श्वेत बाघ की हत्या हुई है, किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे बाजीराव। दोस्तों ये उस समय का क्वेश्चन होगा जो उस समय रेलवे में पूछा गया होगा, रेलवे का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो उस समय पूछा गया था, मैंने वहीं से प्रीवियस ईयर के उठाए क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन देख लीजिए। तभी हाल ही में एक श्वेत बाघ की हत्या हुई थी, उसका नाम क्या था? बाजीराव था। दोस्तों मैंने क्वेश्चन वहीं से उठाए, तो बस आपको बस क्वेश्चन देखते चलना है दोस्तों। क्वेश्चन जो उठाए गए हैं वहीं से उठाए गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो बस आपको वैसे देखते चलना है। वो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया वहाँ से। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये करंट अफेयर का है। ये वो क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो करंट अफेयर के भी मामले में हम लोग करंट अफेयर भी आपको कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी आप मिक्स क्वेश्चन करते रहिए बस। एक्सेल शीट में एडिट करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? एक्सेल शीट में एडिट करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? F2 की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जानते हैं कि कंप्यूटर भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आती है, तो एक दो जो हो सकते हैं हम लोग कंप्यूटर के भी क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन कंप्यूटर की अलग से क्लास कहेंगे तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट अलग चालू करने पड़ेंगे अभी। लेकिन जीएस के फोकस करिए, जीएस को ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो अभी जीएस को ज़्यादा फोकस करते हुए आपको जीएस के प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे, जीएस में माहिर करा देंगे बस। जीएस को फोकस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ग्रुप सर्कल में शेयर करनी है कि वीडियो को जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जीएस में तो माहिर कर देंगे आप लोगों को बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भेल का पूरा नाम क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 17वीं रेलवे जोन का नाम क्या है? पश्चिमी रेलवे। 17वीं रेलवे जोन का नाम क्या? आप कहेंगे पश्चिमी रेलवे। 17वीं रेलवे जोन का नाम क्या? पश्चिमी रेलवे। सब्जियों की खेती को किस और नाम से जाना जाता है? सब्जियों की खेती को और किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे ओलेरी कल्चर के नाम से जाना। सब्जियों की खेती को और किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे ओलेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन CO2 को सबसे ज़्यादा बनाता है? निम्नलिखित में से कौन CO2 को सबसे ज़्यादा बनाता है? पहला है एनर्जी सेक्टर, फिर है फार्म है, फिर है वेस्टेज है, फील्ड। ये जो घटक हैं ये CO2 को सबसे ज़्यादा बनाते हैं। पहला है एनर्जी सेक्टर, फिर फार्म है, फिर वेस्टेज है, फिर फील्ड है। ये CO2 को सबसे ज़्यादा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फटाफट। सत्येंद्र बोस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? भौतिक विज्ञान में। पूछा जा रहा है कि सत्येंद्र बोस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आप कहेंगे भौतिक विज्ञान में प्राप्त हुआ था। सत्येंद्र बोस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आप कहेंगे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को।
देखिए, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो आंसर डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, आंसर वाली वीडियो चल रही है, क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर चल रही है, तो आपको इसमें आंसर ही डायरेक्ट मिलेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। हाल ही में आया फानी चक्रवात किस क्षेत्र से संबंधित है? ये उड़ीसा से, ये भी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में आया फानी चक्रवात किस क्षेत्र से संबंधित है? उड़ीसा से। ये भी करंट का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, उस समय पूछा गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का पूछा जा रहा है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? आप बोलेंगे तमिलनाडु में। उस देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा सबसे ज़्यादा शहर कौन सा निक है? ये भी दोस्तों करंट अफेयर क्वेश्चन है। करंट अफेयर हम आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे, करंट अफेयर आप अलग से देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाए तो जल्दी जल्दी में ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन रोलेट एक्ट से पूछा गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए पहले। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? आप कहेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई थी? सेवा सदन। वहाँ पे ऑप्शन में दी गई थी, तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शन में लगा था सेवा सदन, तो आपको बस ये देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा जी लिखी गई है? सेवा सदन, ठीक है। और के उपन्यास वगैरह भी पूछे जाते हैं दोस्तों, वो तो अलग बात होगी, उपन्यास वगैरह हिंदी की बात होगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधे में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करने के लिए पौधे में कौन सी गैस आवश्यक है? CO2 गैस आवश्यक है। पौधों में फोटोसिंथेसिस करने की प्रक्रिया करने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। देखिए, फिर से करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया था 2020 में, प्रेस फ्रीडम प्राइज किसने जीता? आप कहेंगे सईद उल आलम ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में DPSP अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में DPSP अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 46 में। कौन से अनुच्छेद में? 46 में। ये भी देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया। बहुत जल्द आपके लिए करंट अफेयर की भी क्लास चालू करेंगे, बहुत जल्द आपके लिए करंट अफेयर की क्लास चालू करेंगे, वो करंट अफेयर ट्रिक से पढ़ाएंगे आप लोग को। न्यूटन की गति के नियम में से एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, तो ये कौन सा था? न्यूटन की गति के 3 नियम है। नंबर 1 जड़त्व का नियम, नंबर 2 संवेग का नियम, नंबर 3 क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दोस्तों यार जल्दी जल्दी टाइप नहीं कर पाए थे क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन लिख लिया कि न्यूटन की गति के से एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कूल सैटेलाइट नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? आप कहीं कलाम सेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कूल सैटेलाइट नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था? आप कहेंगे कलाम सेट। कौन सा ग्रंथ बुद्ध धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक। कौन सा ग्रंथ बुद्ध धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं, छोड़ दीजिए, करंट अफेयर का है, करंट अफेयर का है, ये भी करंट अफेयर का है। ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, लिटमस पेपर को निम्न में से किसने बनाया जाता है? लाइकेन से। लिटमस पेपर को निम्न में से किससे बनाया जाता है? आप कहेंगे लाइकेन से। कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो आज की जो हम लोग ने प्रैक्टिस सेट उठाया था प्रीवियस ईयर का, उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। तो करंट अफेयर के ऐसा करूँगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चन ना के बराबर हो, जिससे आपके GS पूरी हो जाए, वो वाले क्वेश्चन मैं लेके आया करूँगा। तो आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आज के करंट अफेयर आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं लाऊंगा मैं दोस्तों, आपके लिए GS के क्वेश्चन ज़्यादा लेके आऊँगा मैं। तो आज की वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए। मिलते हैं, आज के क्वेश्चन इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।